वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 6 मई शुक्रवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। आज से केदारधाम के कपाट खुल गए हैं। 2 साल बाद आम लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। यात्रा के लिए राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद कमेटी के विरोध के बीच आज काशी में ज्ञानवापी का सर्वे करने कोर्ट कमिश्नर पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन ने यहां सुरक्षा बढ़ा दी है। 10 मई तक रिपोर्ट देनी है। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वह हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद सरयू किनारे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। वहीं अमित शाह आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, जहां वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश और दुनिया के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे आज होने वाला है। कोर्ट कमिश्नर दोपहर 3 बजे से सर्वे का काम करेंगे। सर्वे के संबंध में एक पक्षकार का कहना है वो वीडियोग्राफी का विरोध करेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराने का फैसला कोर्ट का है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का राज आएगा सामने, कोर्ट कमिश्नर करेंगे जांच। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज होगा। इसके लिए कोर्ट कमिश्नर 3 बजे से परिसर का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि सर्वे की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे आज होने वाला है। कोर्ट कमिश्नर दोपहर 3 बजे से सर्वे का काम करेंगे। सर्वे के संबंध में एक पक्षकार का कहना है वो वीडियोग्राफी का विरोध करेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराने का फैसला कोर्ट का है। मानना सबको पड़ेगा, लेकिन मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। मैनेजमेंट कमेटी की ओर से किसी को ज्ञानवापी परिसर में न घुसने देने का अल्टीमेटम दिया गया था। सर्वे में लगेगा 3-4 दिन का समय। सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अदालत ने दोनों पक्षों से साफ किया है वो सर्वे टीम को हर संभव मदद करे। 2 तहखानों का भी सर्वे होगा, जिसमें एक तहखाने की चाबी प्रशासन के पास है और दूसरी चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है। मुकदमे के पक्षकार माता श्रृंगार गौरी सुन्नू सेंट्रल वक्फ बोर्ड अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सर्वे की वीडियोग्राफी औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था मंदिर। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश पर 1669 में तोड़ दिया गया था। औरंगजेब ने वाराणसी में 2 और बड़े मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थीं, जिन्हें अब धरहरा मस्जिद और आलमगीर मस्जिद के नाम से जानते हैं। हिंदू पक्ष लंबे समय से ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ता रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। तजिंदर बैगर अरेस्टेड बाय पंजाब पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस के कई जवान तजिंदर बग्गा को उनके निवास से गिरफ्तार करने के लिए आए थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए। बग्गा एक सच्चा सरदार है, उसे ऐसी हरकतों से ना डराया जा सकता है, ना कमजोर किया जा सकता। एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों? दर्ज हुई एफआईआर बग्गा के खिलाफ एफआईआर नंबर 18 दिनांक 1 अप्रैल 2022 153A 505 505 2 506 आईपीसी पीएस पंजाब स्टेट साइबर क्राइम एसएस नगर में की गई। एफआईआर हिंसा, बल प्रयोग, आसन चोट के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने की शिकायत पर दर्ज किया हुई। पंजाब पुलिस ने कहा है, दिनांक 9 अप्रैल 2022, 11 अप्रैल 2022 और 15 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 और 28 अप्रैल 2022 को बग्गा को विधिवत नोटिस तामील किया गया। इसके बावजूद आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल नहीं हुए। आज 6 मई 2022 सुबह विधि विधान की प्रक्रिया के बाद आरोपी को नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे यहां लाया जा रहा है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। बीजेपी हमलावर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर आप सरकार पर हमला किया और कहा, तजिंदर बग्गा पर पुलिस कार्रवाई विशुद्ध रूप से प्रतिशोधात्मक है और पुलिसिया शक्ति का दुरुपयोग है। जिस तरीके से बग्गा को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, क्या वो आतंकवादी है? आप नेता नरेश बालियान ने कहा, लुच्चे लफंगों की पार्टी भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया था जीने नहीं देंगे की धमकी। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए बालियान ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अगर कुछ नहीं किया है तो वो कोर्ट से बरी हो जाएंगे।
50 पुलिसकर्मी पहुंचे थे घर। भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने कहा, एक ट्वीट पर तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 पुलिसकर्मियों ने उनके वृद्ध पिता के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की। अरविंद केजरीवाल की सुबह की हरकत, क्या पटियाला हिंसा की जांच करते समय इस झूठी बहादुरी का एक अंश दिखाया गया था? 28 मार्च को तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पटियाला पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज की गई पहली एफआईआर आम आदमी पार्टी द्वारा वापस ले ली गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, बैकफुट पर चल रही केजरीवाल सरकार, कल के विरोध के बाद उन्होंने चुपचाप मेरे खिलाफ एफआईआर वापस ले ली है। केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। राज ने जारी किया बाल ठाकरे का ऐसा वीडियो कि बैकफुट पर आई शिवसेना। राउत बोले, भाई सीएम हैं इसलिए उठा रहे हैं मुद्दा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को लेकर अब शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। इसे लेकर संजय राउत ने राज पर निशाना साधा है। मुख्य बातें, राज ठाकरे द्वारा बाला साहेब के पुराने वीडियो को साझा करने पर भड़की शिवसेना। संजय राउत ने राज ठाकरे पर हमला करते हुए उठाए सवाल। राउत बोले, राज के भाई सीएम हैं इसलिए साझा किया पुराना वीडियो। मुंबई। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के मुखिया राज ठाकरे को एक बार फिर निशाने पर लिया। राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर बाला साहेब ठाकरे की एक पुरानी क्लिप को साझा करने पर राउत भड़क गए और सवाल किया कि यह मुद्दा तब क्यों नहीं उठाया गया जब विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। संजय राउत का राज ठाकरे पर हमला गुरुवार को पुणे के हडपसार क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राउत ने कहा, हर जगह लाउडस्पीकरों पर राजनीति होती है और मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर बाला साहेब के कुछ पुराने क्लिप साझा किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को 50 साल तक कभी क्यों नहीं उठाया गया जब विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। इस अवधि के दौरान उन्हें एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके पास अब यह मुद्दा है क्योंकि उनके भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। बाल ठाकरे के पसंदीदा सीएम थे अंतुले राउत। बाला साहेब एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने राज्य के लिए एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी स्वीकार किया था। कई युवाओं को यह नहीं पता होगा, लेकिन अब्दुल रहमान अंतुले उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा, लोगों ने बाला साहेब से पूछा था कि शिवसेना कब सत्ता में आएगी, वो किस तरह के सीएम चाहता है। उसने कहा था कि वो अंतुले की तरह सीएम चाहते हैं जो तुरंत निर्णय ले सकता था और जिनके पास प्रशासन पर एक अच्छी समझ थी। राज ने साझा किया था वीडियो। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे द्वारा दिए गए भाषण की वर्षों पुरानी एक छोटी क्लिप साझा की थी। 36 सेकंड के लंबे वीडियो में बाल ठाकरे को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद नमाज सड़कों पर होनी बंद हो जाएंगी। मराठी में बोलते हुए बाल ठाकरे कहते हैं, जिस दिन मेरी सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा। धर्म किसी भी विकास के रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर विकास के रास्ते में कोई हिंदू अनुष्ठान आ रहा है तो हम उस पर भी गौर करेंगे। मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा। राज ठाकरे द्वारा साझा की गई यह वीडियो क्लिप वायरल हो गई है। करीब 9 लाख लोग इसे देख चुके हैं, जबकि 16,000 के करीब लोग इसे रिट्वीट कर चुके। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। जोधपुर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। उल्टे पैर भागे पुलिसकर्मी और उनकी जीप दौड़ाते नजर आए दंगाई। जोधपुर वायलेंस न्यूज। जिला पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में जिले में हिंसा की घटनाओं के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच जोधपुर हिंसा का नया वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस उपद्रवियों के सामने बेबस दिख रही है। मुख्य बातें, जोधपुर वायलेंस का नया वीडियो सामने आया। उपद्रवियों के सामने बेबस दिख रही पुलिस। यह वीडियो उसी जालोरी गेट का है जहां पर दंगा हुआ था। अब तक इस मामले में 23 मामले दर्ज, 19 केस पब्लिक की शिकायत पर दर्ज। जोधपुर हिंसा अपडेट्स। जोधपुर में हुई हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दंगाई ही पुलिस वालों की जीप को दौड़ा रहे हैं और जीप में बैठे पुलिस वाले भीड़ से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो इतना बताने के लिए काफी है कि गहलोत सरकार में पुलिस किस तरह से दंगाइयों से डरने लगी है। ये वीडियो उसी जालोरी गेट का है जहां पर दंगा हुआ था और बताया जा रहा है कि दंगे से ठीक पहले का ये वीडियो है जिसमें मौके पर दंगाइयों को देखते ही पुलिस वाले अपनी जीप उल्टी लेकर भागने लगे थे। क्या है वीडियो में जीप में भागती हुई पुलिस और पीछे से दौड़ते उपद्रवी दिख रहे हैं।
फिर चंद सेकंड में ही पुलिस की जीप के सामने से उपद्रवी और पीछे की तरफ भागती पुलिस की गाड़ी। ये ताज़ा तस्वीर सामने आई है उसी जोधपुर शहर से, जहां 2 मई को ईद से ठीक पहले हिंसा हुई थी। जीप में बैठे पुलिस वाले भीड़ से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो से साफ है कि पहले पुलिस की जीप को भीड़ एक जगह रोकती है और डंडों से हमला करने की कोशिश करती है। इसे देखकर जीप का ड्राइवर उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता है कि जीप अब जिस तरफ जा रही है, मुसीबत उस तरफ भी है। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड ली गई है, जबकि शांति भंग के आरोप में 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जोधपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, हर तरह से सतर्कता बरती जा रही है कि फिर से पहले जैसे कोई हालात ना बने। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। रोते रोते बोली सुल्ताना, राजू मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गया था, पर घरवाले नहीं माने। और नागराजू एंड अशरीन सुल्ताना लव स्टोरी। हैदराबाद में झूठी शान के नाम पर हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें हिंदू धर्म के व्यक्ति से विवाह करने पर लड़की के भाई ने अपने बहनोई की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। नागराजू एंड अशरीन सुल्ताना। हैदराबाद में गुरुवार को रिश्तों के खूनी खेल का ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस खूनी खेल में एक नवविवाहित जोड़े की जिंदगी मानो खत्म सी हो गई। इस जोड़े का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने धर्म और मजहब की दीवार को तोड़ते हुए शादी कर ली थी। बस यही बात परिवार को हजम नहीं हुई और देखते ही देखते सुल्ताना नाम की महिला की जिंदगी तबाह हो गई। आशरीन सुल्ताना ने आंखों के सामने पति नागराजू को पीट पीट कर मार डाला गया और लोग खड़े होकर तमाशबी बने रहे। मुस्लिम बनने को तैयार हो गया था राजू। मुस्लिम लड़की सुल्ताना और दलित नागराजू एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उन्होंने कसम खा ली थी कि वो शादी करेंगे और ताउम्र साथ रहेंगे। लेकिन सुल्ताना के परिवार को ये मंजूर नहीं था। राजू सुल्ताना को पाने के लिए मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सुल्ताना का जालिम भाई और मां तब भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद सुल्ताना और राजू ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इसका परिणाम ये हुआ कि नागराजू को अपनी जान गंवानी पड़ी। भीड़ तमाशबीन बनी रही और वो पीटते रहे। हैदराबाद के सरूर नगर में बुधवार रात को नागराजू अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी स्कूटर पर आए 2 लोगों ने उन्हें रोका और युवक पर हमला कर दिया, जमीन पर गिराया और लोहे की छड़ों से बुरी तरह पीटने के बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान सुल्ताना हाथ पांव जोड़ती रहीं, मिन्नतें करती रहीं, लेकिन आरोपियों के सिर पर तो खून सवार था और जब तक नागराजू की मौत नहीं हो गई तब तक पीटते रहे। घटना के दौरान आसपास लोग भी खड़े थे, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। सुल्ताना का दर्द। सुल्ताना ने बताया, हत्या में शामिल लोगों में मैं केवल अपने भाई को पहचानती हूँ। मेरे पति नागराजू को सभी के सामने सिग्नल पर पीटा गया था। मैंने मदद के लिए वहां मौजूद लोगों से भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नागराजू ने मेरी मां से कहा था कि वह मुझसे शादी करने के लिए वह मुस्लिम इस्लाम धर्म अपना लेगा, लेकिन मेरी मां नहीं मानी। हमने प्रेम विवाह किया था। सहायक पुलिस आयुक्त एलबी नगर संभाग पी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि महिला के भाई और उसके आरोपी रिश्तेदार को हत्या के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। केदारनाथ धाम। शुभ मुहूर्त में खुले बाबा केदार के कपाट। जानिए यात्रा के नियम, पंजीकरण और हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रक्रिया। 4 धाम यात्रा 2022। 2 साल बाद बाबा के कपाट खुल गए हैं। दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया है कि हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। कोरोना काल में 2 साल बाद केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। मुख्य बातें। केदारनाथ के दर्शन का इंतजार आज खत्म हो गया। खुल गए कपाट। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। 12,000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन करेंगे। 6 महीने तक खुले रहेंगे कपाट। दर्शन के लिए 1,90,000 रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ यात्रा। आज का दिन बेहद और पावन है, क्योंकि आज से केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। 2 साल बाद आम लोगों को अब केदारनाथ के दर्शन का मौका मिलेगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से आम लोगों के लिए यात्रा बंद थी। विशेष पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ 6:15 पर कपाट खोले गए। मंदिर को 15 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की केदारनाथ यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पहले बाबा के धाम पहुंचे हजारों भक्त 2 साल बाद केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। हालांकि मॉनसून सीजन में खराब हुई सड़कों को यात्रा शुरू होने से पहले तक ठीक नहीं कराया जा सका है। इन पर जगह जगह काम चल ही रहा है। कपाट खुलने से एक दिन पहले ही हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गाड़ियों को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर आखिरी पड़ाव गौरीकुंड तक छोटे वाहनों से ही सफर करने की इजाजत है। तो आइए जाते हैं यात्रा से संबंधित कुछ अहम बातें और नियम, जो उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक, मुझे सबसे पहले किस धाम में जाना चाहिए? 4 धाम हिमालय में 4 पवित्र भारतीय तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक समूह है। यमुनोत्री का छोटा पहाड़ी गांव 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रा मई से अक्टूबर का आरंभिक बिंदु है, जहां से पहले यमुनोत्री फिर गंगोत्री होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा होती है। स्टेप 1, हम 2022 में 4 धाम कब जा सकते हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुल गए थे। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई की सुबह खुल गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। 4 धाम पंजीकरण के तरीके क्या हैं? पंजीकरण के 3 तरीके हैं। 1, वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in। 2, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स apple.com/us/app/tourist। योजक चिन्ह क्या? योजक चिन्ह उत्तराखंड। 3, प्रशिक्षित कर्मियों यात्री मित्र द्वारा संचालित कियोस्क या हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से वेबसाइट पर उल्लिखित किसी भी स्थान पर जाकर पता कर सकते हैं। स्टेप 1, 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कैसे बुक करें? हेलीकॉप्टर टिकट केवल heliservices.uk.gov.in के माध्यम से बुक किया जा सकता है। कोई अन्य वेबसाइट हेली टिकट बुक करने के लिए अधिकृत नहीं है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करने वालों के लिए एक तरफ के किराए के तौर पर गुप्तकाशी से 7,750, फाटा से 4,720 और सिरसी से 4,680 रुपए देने होंगे। 3 रोज कितने यात्री दर्शन कर सकते हैं? तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है। दैनिक सीमा बद्रीनाथ के लिए 15,000, केदारनाथ के लिए 12,000, गंगोत्री के लिए 7,000 और यमुनोत्री के लिए 4,000 है। यह नियम सरकार द्वारा भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जारी किए गए हैं। स्टेप 1, कैसे जाएं केदारनाथ? अगर आप ट्रेन से केदारनाथ जाते हैं तो ट्रेन की सुविधा सिर्फ हरिद्वार तक है। वहां से आपको सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा। फ्लाइट सेवा से आते हैं तो दिल्ली से देहरादून आना होगा, फिर यहां से टैक्सी लेनी होगी। वहीं सड़क मार्ग से दिल्ली से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाना होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। डेथ फ्रॉम कोरोना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडल पर भारत सरकार को ऐतराज। जाने क्या है मामला? भारत में कोरोना से कितने लोगों का जान गंवानी पड़ी? यह बात सच है कि कोरोना या उसके प्रभाव की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर भारत सरकार ने ऐतराज जताया है। यह बात सच है कि कोरोना की वजह से न सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत में भी लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एक आंकड़े पर भारत सरकार को ऐतराज है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उससे 4.7 मिलियन अधिक लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने WHO के मॉडल पर भी सवाल खड़े किए हैं। विश्व स्वास्थ्य निकाय की 14.9 मिलियन लोग या तो कोविड-19 द्वारा सीधे या स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज पर महामारी के प्रभाव के कारण मारे गए। WHO के मॉडल पर सवाल। रिपोर्ट के बाद भारत ने प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता के मद्देनजर कोरोना वायरस महामारी से जुड़े अतिरिक्त मृत्यु अनुमानों को पेश करने के लिए WHO द्वारा गणितीय मॉडल के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत सरकार ने कहा कि इस्तेमाल किए गए मॉडलों की वैधता और मजबूती और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। WHO के नए अनुमानों के अनुसार 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बीच अतिरिक्त मृत्यु दर के रूप में कोविड-19 महामारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी पूर्ण मृत्यु लगभग 14.9 मिलियन थी। अत्यधिक मृत्यु दर में प्रत्यक्ष रूप से बीमारी के कारण या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज पर महामारी के प्रभाव के कारण कोरोना वायरस से जुड़ी मौतें शामिल हैं। भारत के लिए WHO द्वारा अनुमानित कोविड-19 महामारी माध्यम से जुड़ी अतिरिक्त मौतें 4,740, 894 हैं। अतिरिक्त मृत्यु दर की आंकड़ा गलत। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का खंडन किया है। WHO ने कई मॉडलों का हवाला देते हुए भारत के लिए अलग अलग अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान लगाया है, जो स्वयं इस्तेमाल किए गए मॉडलों की वैधता और मजबूती पर सवाल उठाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की बेहद मजबूत प्रणाली है।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के माध्यम से प्रकाशित प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता के मद्देनजर गणितीय भारत के लिए अधिक मृत्यु संख्या को पेश करने के लिए मॉडल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पॉजिटिविटी रेट का सही से मूल्यांकन नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 के लिए परीक्षण सकारात्मकता दर पूरे देश में किसी भी समय एक समान नहीं था। WHO के अनुमान मॉडल में दोष पर केंद्र ने कहा कि इस तरह का मॉडलिंग दृष्टिकोण देश के भीतर अंतरिक्ष और समय दोनों के संदर्भ में कोविड सकारात्मकता दर में परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखने में विफल रहता है। मॉडल भी दर को ध्यान में रखने में विफल रहा है। सरकार ने दावा किया कि WHO द्वारा रिपोर्ट किया गए आंकड़े में वास्तविकता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। SIT रिपोर्ट से पहले आम आदमी पार्टी का सनसनीखेज आरोप, पटियाला हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ। आम आदमी पार्टी आरोप है कि पटियाला हिंसा के पीछे किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ है। SIT बहुत जल्द ही इसका खुलासा करेगी। मुख्य बातें: 29 अप्रैल को पटियाला में हुई थी हिंसा। खालिस्तान के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली पर हुआ था हंगामा। SIT कर रही है जांच, पटियाला हिंसा के पीछे क्या बीजेपी का हाथ है। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि पटियाला जिले में दो समूहों के बीच झड़पों के पीछे भाजपा का हाथ है और दावा किया कि भगवंत मान सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT जल्द ही इस संबंध में एक बड़ा खुलासा करेगा। बता दें कि SIT इस मामले की जांच कर रही है। पटियाला हिंसा ने शिवसेना के एक नेता की गिरफ्तारी भी हुई है। शिवसेना ने स्वतंत्र जांच की मांग की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रकांत चड्ढा ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा ने 26 अप्रैल को DGP से मुलाकात की थी और पार्टी के रुख को स्पष्ट किया था कि वह खालिस्तान के खिलाफ हरीश सिंगला के कदम का समर्थन नहीं कर रही है। चड्ढा ने घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। चड्ढा ने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या हरीश सिंगला और बलजिंदर सिंह परवाना के नेतृत्व वाला दूसरा समूह उन ताकतों के निर्देश पर काम कर रहा था जो अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए राज्य को आतंकवाद के काले दिन में फेंकना चाहते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्थिति की जानकारी थी तो इसे होने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अकाल तख्त ने बुलाई है बैठक। अकाल तख्त ने शुक्रवार को अकाल तख्त सचिवालय में पटियाला झड़पों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न सिख संगठनों की बैठक बुलाई है। पटियाला की घटना को सरकार द्वारा हिंदुओं और सिखों के बीच लड़ाई के रूप में एक साजिश के साथ प्रस्तुत करना और सिख युवाओं को निशाना बनाना और उनके परिवारों को गिरफ्तार करना वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति को दर्शाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पंजाब में 1970 और 80 के दशक में जो हालात थे उसी तरह के हालात बदलने की आशंका है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे एक बैठक होने वाली है। अकाल तख्त द्वारा विभिन्न सिख संगठनों को जारी पत्र को पढ़ता है। 29 अप्रैल की घटना। 29 अप्रैल को पटियाला में काली देवी मंदिर के पास खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर दो समूहों में भिड़ंत हो गई थी। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए और तलवारें लहराईं, जिससे पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने झड़प के सिलसिले में मुख्य साजिशकर्ता बलजिंदर सिंह परवाना और 5 अन्य को गिरफ्तार किया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, CM पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। केदारनाथ टेम्पल न्यूज। 6 मई को धाम में कपाटोद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल ने बताया कि कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्षों में डोली को सूक्ष्म रूप से धाम पहुंचाया गया था, लेकिन इस बार पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से गौरीकुंड तक भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। देहरादून। केदारनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार सुबह खुल गए। इस विशेष अवसर पर बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर को लाइटों से सजाया गया था। मंदिर की साज सज्जा की गई है। कोरोना संकट की वजह से केदारनाथ मंदिर 2 वर्षों तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा है। शुक्रवार से भोले बाबा के भक्त एक बार फिर उनका दर्शन कर पाएंगे। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर के कपाट खुलने की खबर पाकर भगवान शंकर के भक्तों में विशेष उत्साह है। CM धामी ने किया ट्वीट। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में CM ने कहा है कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कल श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रणाम आपको बारंबार। जय हो बाबा श्री केदार। पंचमुखी भोगमूर्ति की विशेष पूजा अर्चना। बुधवार सुबह 6 बजे से फाटा में बाबा केदार की पंचमुखी भोगमूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की गई।
धाम के लिए नियुक्त मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने आराध्य का श्रृंगार कर भोग लगाया और आरती उतारी। इस मौके पर लोगों ने फूल अक्षत से बाबा का स्वागत करते हुए दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह 7:45 बजे बाबा की पंचमुखी डोली ने अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। पड़ाव गौरीकुंड पहुंची। सीतापुर सोनप्रयाग होते हुए बाबा केदार की डोली पूर्वान्ह 11 बजे अंतिम रात्रि पड़ाव गौरीकुंड पहुंची, जहां ग्रामीणों तीर्थ पुरोहितों ने डोली का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डा हरीश चंद्र गौड़ ने बताया कि बृहस्पतिवार को बाबा केदार की डोली सुबह 8 बजे धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 17 किलोमीटर पैदल रास्ते का सफर तय कर डोली दोपहर को केदारनाथ पहुंचेगी। सभी तैयारियां पूरी। 6 मई को धाम में कपाटोद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल ने बताया कि कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्षों में डोली को सूक्ष्म रूप से धाम पहुंचाया गया था, लेकिन इस बार पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से गौरीकुंड तक भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली ने अपने मंदिर से प्रस्थान के बाद भूतनाथ मंदिर में विश्राम किया। इस मौके पर पुजारियों ने आराध्य की पूजा अर्चना करते हुए भोग लगाकर आरती उतारी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। आज का इतिहास। 6 मई मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को सुनाई गई थी मौत की सजा। टुडे हिस्ट्री थे 5 मई इन हिंदी। आज का इतिहास। हर दिन की तरह आज का दिन भी देश और दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है। मुंबई पर हमला करने वाले जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत के इतिहास में 6 मई का दिन आतंक के एक खौफनाक अध्याय से जुड़ा है। 13 बरस पहले मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को 6 मई को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। 26 नवंबर 2008 का वह दिन आज भी प्रत्येक देशवासी के रोंगटे खड़े कर देता है, जब देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घातक हमला किया था। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली। हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए। कसाब को 6 मई 2010 को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पिछले बरस पूरी दुनिया में मौत का दूसरा नाम बनी कोविड-19 महामारी से भारत में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 6 मई 2020 को 50,000 के नजदीक पहुंच गया और इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती रही। देश दुनिया के इतिहास में 6 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1529 बंगाल के अफगान शासक नसरत शाह को गोगरा नदी के किनारे हुई लड़ाई में बाबर के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। 1589 महान गायक मियां तानसेन का निधन। 1840 दुनिया की पहली गोंद लगी डाक टिकट पेनी ब्लैक का ग्रेट ब्रिटेन में इस्तेमाल हुआ। 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट को भंग किया। रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। 1861 मोतीलाल नेहरू का जन्म। 1910 जॉर्ज पंचम पिता एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के सम्राट बने। 1940 जॉन स्टैनबैक को उनके उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रैथ के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। 1942 फिलीपीन में अमेरिकी सेना की अंतिम टुकड़ी ने जापान के समक्ष समर्पण किया। 1944 गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया और यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। 1954 लंदन के बगीचे में कई महीने तक दौड़ने का अभ्यास करने वाले मेडिकल छात्र रोजर बैनिस्टर ने 1 मील की दूरी को 4 मिनट के भीतर पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह दूरी 3 मिनट 59.9 सेकंड में पूरी की। 1960 ब्रिटेन की महारानी की छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट और एंथनी आर्मस्ट्रॉन्ग जोन्स का विवाह। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में संपन्न इस विवाह समारोह को करीब 2 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा। 1976 उत्तर पूर्वी इटली में भीषण भूकंप से कम 1000 लोगों की मौत। भूकंप के झटके 3 बार महसूस किए गए। इनमें सबसे ताकतवर भूकंप 6.5 तीव्रता का था। भूकंप का क्षेत्र इतना व्यापक था कि इसके झटके पोलैंड तक महसूस किए गए। 2010 मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई। 2020 देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 1694 हो गई, जबकि संक्रमण के मामले बढ़कर 49,391 हो गए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर।
NTAGI की सिफारिश, विदेश जाने वाले लोगों को 9 महीने से पहले दी जा सकती है कोविड-19 की एहतियाती डोज। कोविड-19 प्रिकॉशन डोज। सूत्रों के मुताबिक आम लोगों के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए तय समय सीमा में कोई छूट देने की सिफारिश नहीं हुई है। बता दें कि देश में बूस्टर डोज देने में तय अंतराल को कम करने को लेकर मिलीजुली राय है। मुख्य बातें, NTAGI का कहना है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को 9 महीने से पहले एहतियाती डोज दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि आम लोगों के लिए एहतियाती डोज में अंतर कम करने की अनुशंसा नहीं की गई है। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती डोज गत 10 अप्रैल से दी जा रही है। प्रिकॉशन डोज। कोविड-19 पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (NTAGI) ने कहा है कि ऐसे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें कोविड-19 की एहतियाती डोज 9 महीने से पहले दी जा सकती है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि बुधवार को हुई एक बैठक में NTAGI ने एहतियाती टीका दिए जाने पर चर्चा की और कोरोना की एहतियाती डोज दिए जाने पर अपनी रजामंदी दी। आम लोगों को बूस्टर डोज देने की समय सीमा में छूट नहीं। सूत्रों के मुताबिक आम लोगों के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए तय समय सीमा में कोई छूट देने की सिफारिश नहीं हुई है। बता दें कि देश में बूस्टर डोज देने में तय अंतराल को कम करने को लेकर मिलीजुली राय है। सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लेने की इजाजत दी है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का तीसरा डोज लेने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। डोज पर IMA के को चेयरमैन की राय। कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स पर भारतीय चिकित्सा संघ IMA के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयादेवन के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ पहली वैक्सीन और तीसरी वैक्सीन के बीच अंतर जितना अधिक होगा, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। उन्होंने कहा, हमने पाया है कि यदि व्यक्ति को दूसरा डोज बहुत जल्दी लगा तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखा। दूसरे शब्दों में आप पहले से ही सुरक्षित हैं। फिर यदि तीसरा डोज भी जल्दी लग जाता है तो यह भी बहुत असरदार नहीं होगा। देश में 10 अप्रैल से दिए जा रहे हैं एहतियाती डोज। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती डोज गत 10 अप्रैल से दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनको दूसरा डोज लिए 9 महीने हो गए हैं, वे एहतियाती डोज लेने के पात्र माने गए हैं। बता दें कि गत 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मियों और 60 साल से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगना शुरू हुआ। इसके बाद गत 16 मार्च से सभी वयस्कों को एहतियाती डोज लगाने की इजाजत दी गई। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।